नमस्कार दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को स्टार्ट किया था पढ़ाना और हमने देखा था कि डेटा क्या होता है, डाटाबेस क्या होता है, डाटाबेस सिस्टम में क्या-क्या चीज़ें पाई जाती हैं। एक होता है डेटाबेस, एक होता है मेटा डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा को देखा था, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को देखा था। तो मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा, तो पहले उसे देख लें, उसके बाद इसे देखें, तभी अच्छे से समझ में आएगा। तो पिछले वीडियो में हम कहाँ तक पढ़े थे? हमने पढ़ा था कि भाई हम डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का यूज क्यों करते हैं डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, क्योंकि हमारे पास पहले से ही जो मतलब फाइल मैनेजमेंट सिस्टम जो है, फाइल शेयरिंग सिस्टम, हमने उसका यूज क्यों नहीं किया। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि क्योंकि डीबीएमएस में जो मेटा डेटा होता है, वो कहाँ होता है? वो कैटेलॉग में होता है। इस कारण से क्या होता है कि जब हम एक नया स्ट्रक्चर ऐड करने जाते हैं, तो वो हम इजीली कर सकते हैं। जबकि जो हमारा जो फाइल शेयरिंग सिस्टम है, उसमें जब हम नया स्ट्रक्चर ऐड करते हैं, तो हमारा प्रोग्राम जो है वो सही तरीके से वर्क नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसका जो मेटा डेटा होता है, मेटा डेटा क्या होता है? पाथ, वहाँ तक पहुँचने का जो पाथ होता है, वो एप्लीकेशन प्रोग्राम का पार्ट होता है। इस कारण से क्या होता है? इस कारण से जब हम नया स्ट्रक्चर को इसमें ऐड करते हैं, तो फिर वो अच्छे से वर्क नहीं करता, प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है। ठीक है? उसके बाद हमने देखा था कि ये प्रोग्राम डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था कि चूंकि ये मल्टीपल व्यूज को प्रोवाइड करता है भाई। अब मल्टी यूजर है, अब जैसे किसी स्टूडेंट का डेटाबेस है या कोई कॉलेज का डेटाबेस है, उसमें एक स्टूडेंट भी है और एक टीचर भी है। स्टूडेंट के लिए अलग डेटाबेस है और टीचर के लिए अलग डेटाबेस है ना? मतलब मल्टीपल यूजर के लिए मल्टी व्यूज को ये प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमने देखा था कि कंकरेंसी कंट्रोल क्या होता है। हाँ, कि भाई डीबीएमएस जो है वो कंकरेंसी कंट्रोल को भी रखता है। मतलब ये कंकरेंसी कंट्रोल के प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। और ये क्या होता था? ये होता था कि जब मल्टीपल यूजर सेम डेटा को एट द सेम टाइम एडिट करना चाहे, तो ये उसको प्रिवेंट करता है ऐसा करने से। ये किसके थ्रू उसको प्रिवेंट करता है? ओएलटीपी के थ्रू, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के थ्रू। ठीक है? और ये जो है ये इंटरनल पार्ट ही होता है डीबीएमएस का, एप्लीकेशन का। चलिए, अब हम कल यहाँ तक हमने डी नंबर तक पढ़ा था, आज हम लोग ई से स्टार्ट करेंगे। अब जो 5वां नंबर था हमारा प्रॉपर्टीज कि भाई हम क्यों डीबीएमएस का यूज करते हैं डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, वो ये था क्योंकि ये एसिड प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है ना? वो ट्रांजैक्शन के प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। ट्रांजैक्शन का प्रॉपर्टीज क्या होता है? एसिड प्रॉपर्टीज। इसका क्या मतलब हुआ? एटोमिसिटी, उस एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, ठीक है, उसके बाद आइसोलेशन, उसके बाद ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा गया है कि इट ऑल्सो इन्फोर्स सेवरल ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब एक ट्रांजेक्शन क्या होता है? ट्रांजेक्शन एक ग्रुप ऑफ टास्क होता है जो कि बहुत लो लेवल टास्क को भी मतलब उसको फर्दर डिवाइड करके लो लेवल टास्क रखता है। और प्रश्न आएगा कि टास्क क्या होता है? टास्क वो मिनिमम अमाउंट ऑफ टास्क होता है जिसको कि फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है ना? मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग टास्क होता है जिसको कि फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि डीबीएमएस फॉलोज सेवरल ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टीज। कौन कौन से प्रॉपर्टीज? एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। तो चलिए समझते हैं कि एटोमिसिटी क्या होता है। इट एंश्योर दैट वर्क इज बीइंग डन कंप्लीटली या नन एट ऑल। अब इसको समझिए कि मान के चलिए कि आप आईआरसीटीसी के वेबसाइट से जाकर के आप टिकट बुक करना चाहते हैं, या आप अमेजोन पे जाकर के आप किसी सिनेमा हॉल का जो टिकट है वो बुक करते हैं। तो ये कहता है कि या तो ट्रांजैक्शन होगा, या तो आपका टिकट बुक होगा, या फिर नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो बीच में फंस जाए। तो ये उस चीज को प्रिवेंट करता है, मतलब ये एटोमिसिटी को फॉलो करता है। उसके बाद हुआ आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब क्या हुआ? आइसोलेशन का मतलब हुआ यदि वो टिकट बुक हो गया है तो उसको आइसोलेट कर दे, ताकि फर्दर उसी सेम टिकट को कोई दूसरा यूजर जो है सेम चीज को बुक ना कर पाए, है ना? मतलब उस डेटा को आइसोलेट कर दे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी का क्या मतलब हुआ कि बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजेक्शन डेटा मस्ट बी कंसिस्टेंट इन नेचर। इसका क्या मतलब हुआ? इसको हम ऐसे समझते हैं कि यदि मान के चलिए हम किसी को पैसे भेज रहे हैं, है ना, या हम कोई टिकट बुक कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यदि हमने टिकट बुक एक किया और बुक हो जाए दो, बुक होने के बाद वो शो करे कि दो बुक हो गया, या हमने यदि एक टिकट बुक किया और पैसा डबल कट गया। तो मतलब डेटा में कंसिस्टेंसी आनी चाहिए
कि बिफोर द ट्रांजेक्शन जो चीज थी आफ्टर द ट्रांजेक्शन वही चीज होनी चाहिए, डेटा कंसिस्टेंट रहे। ठीक है, उसके बाद क्या है, ड्यूरेबिलिटी। इसका क्या मतलब हुआ कि आफ्टर ट्रांजेक्शन मतलब सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन कंप्लीट्स, चेंजेस टू डेटा परसिस्ट एंड आर नॉट अनडन इवन इन द इवेंट ऑफ अ सिस्टम फेलियर। अब इसको समझिए, यदि हम किसी को पैसे भेज रहे हैं और यदि वो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया और एट द सेम टाइम तुरंत जो हमारा सिस्टम फेल हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो ट्रांजेक्शन पहले से हो गया है वो ट्रांजेक्शन अनडन हो जाए, मतलब वो रिवर्स हो जाए। ये चीज नहीं हो सकता है, एक बार जो हो गया ट्रांजेक्शन वो हो गया। उसके बाद छठा नंबर क्या है, जो डीबीएमएस है, जो हमारा डीबीएमएस है जिसके थ्रू हम डाटाबेस को अभी मैनेज करना चाह रहे हैं, उसका प्रॉपर्टीज ये है कि वो रिस्ट्रिक्ट करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस को। दैट इज इट कंट्रोल द टाइप ऑफ एक्सेस फॉर मल्टीपल यूजर। अब इसको समझिए कि भाई एक स्टूडेंट का डेटा, कॉलेज का जो डेटाबेस है उसमें एक स्टूडेंट जो है उसको टोटल का टोटल डेटा नहीं दिया जा सकता है देखने के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के सेगमेंट में जो डेटा उसको पहले से ऑथराइज्ड है देखना, वो उसी डेटा को देख सकता है। ऐसा नहीं है कि वो टीचर के डेटा में जाकर के, डाटाबेस में जाकर के और टीचर का सैलरी देखेगा या टीचर का पर्सनल इंफॉर्मेशन देख सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये तो अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकता है और कंट्रोल करता है। इस चीज को कंट्रोल करता है, टाइप ऑफ एक्सेस। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है, डीबीएमएस कंटेन्स मल्टीपल यूजर इंटरफेस। ठीक है, अब इसमें देखिए, सिंस स्पेशलिटी ऑफ डिफरेंट यूजर इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दैट्स व्हाई इट प्रोवाइड्स मल्टीपल यूजर इंटरफेस। अब इसको समझने के लिए आपको पहले डीबीएमएस का जो यूजर होता है, डाटाबेस यूजर है, उसको समझना पड़ेगा। ठीक है ना, तो उसको हम बाद में देखेंगे। अब 3-4 यूजर होते हैं, पैरामेट्रिक यूजर होता है, कैजुअल इंड यूजर होता है, ठीक है ना, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो सबका स्पेशलिटी मतलब सबकी विशेषज्ञता अलग अलग है। ठीक है ना, सबको अलग अलग इंटरफेस दिया गया है ताकि वो अपने काम को सही ढंग से कर सकें। जैसे कि प्रोग्रामिंग इंटरफेस दिया गया है किसके लिए, एप्लीकेशन प्रोग्रामर के लिए, है ना, ताकि वो जो डेटा है उस पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है हुआ है उसको टेस्ट कर सके। ठीक है, उसके बाद फॉर्म बेस्ड इंटरफेस दिया जाता है किसके लिए, पैरामेट्रिक यूजर के लिए। पैरामेट्रिक यूजर क्या होता है, वो यूजर होता है जो लगातार डेटा से क्वेरी करता है, डाटाबेस से डेटा को क्वेरी करता है। ठीक है, क्वेरी लैंग्वेज फॉर कैजुअल यूजर। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप समझिएगा जब आप यूजर्स के बारे में पढ़िएगा। वैसे अभी तक इतना याद रखिए कि चूंकि मल्टीपल यूजर पाए जाते हैं इसीलिए उसकी स्पेशलिटी अलग अलग होती है, तो उनको काम करने के लिए अलग अलग इंटरफेस दिया गया है। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि वो अच्छे तरीके से, सुविधा तरीके से अपने काम को एफिशिएंटली कर पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद डीबीएमएस अगला क्या है, चूंकि डीबीएमएस क्या प्रोवाइड करता है, स्पेशलाइज्ड डेटा स्ट्रक्चर फॉर डिस्क सर्च। अब समझिए कि डेटाबेस में जो डेटा है वो कहाँ पे रखा हुआ होता है, डेटाबेस सर्वर के डिस्क पे। ठीक है ना, अब उसको फेच करने के लिए हमें, ताकि जल्द से जल्द डेटा फेच हो सके, इसीलिए डीबीएमएस हमको एक स्पेशलाइज्ड डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। और वो स्पेशलाइज्ड डेटा स्ट्रक्चर किस मॉड्यूल के अंतर्गत रहता है, क्वेरी प्रोसेसिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन मॉड्यूल। इसी में वो डेटा स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे कह रहा है कि डीबीएमएस जो है वो डेटा को फेच करने के लिए या क्वेरी करने के लिए हमें स्पेशलाइज्ड डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि थ्रू डीबीएमएस वी कैन डेवलप न्यू एप्लीकेशन इन वेरी लेस टाइम। मतलब टाइम भी कम लगता है, हम डीबीएमएस के थ्रू किसी भी एप्लीकेशन को जल्द से जल्द बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक को समझने में कोई दिक्कत नहीं आया होगा, और यदि दिक्कत होगा तो एक बार आगे पीछे करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अब उसी को आगे हमने बहुत बार ये प्रश्न जो है वो सब्जेक्टिव के रूप में भी और ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछा जाता है, तो कि डिफरेंस बिटवीन फाइल सिस्टम एंड डीबीएमएस क्या होता है। तो चलिए हम देखते हैं। अब फाइल सिस्टम में क्या होता है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था या अभी भी हमने डिस्कस इस बात को किया था कि इसमें मेटा डेटा की आवश्यकता होती है सर्चिंग के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे जब हम अपने पीसी में जाकर के, मान के चलिए लोकल डिस्क डी में कोई मूवीज नाम का फाइल है, मूवी रखना है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जिस पीसी पे जाते हैं उसके बाद लोकल डिस्क डी मतलब उसके पाथ को फॉलो करते हैं, तब ना हम उस डेटा तक पहुंच पाते हैं।
क्योंकि डीबीएमएस के केस में क्या होता है कि इसमें जो डेटा रखा हुआ है, मतलब इसके थ्रू जब हम डेटाबेस को सर्च करने जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता है कि भाई उस डेटाबेस का जो पाथ है वो कहाँ स्टोर है, किस जगह पे स्टोर है ना। इस कारण से क्या होता है कि इसमें मेटा डेटा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरा क्या हुआ, दूसरा पॉइंट है कांट मैनेज इनकंसिस्टेंसी ऑफ डेटा बिकॉज नो प्रोटोकॉल अवेलेबल फॉर कंकरेंसी कंट्रोल। अब इसको समझिए, चूंकि इसके पास कंकरेंसी कंट्रोल का कोई प्रोटोकॉल नहीं है, मतलब कंकरेंसी कंट्रोल को रोकने का कोई मेथड नहीं है कि भैया एक ही डेटा को बहुत सारा आदमी जो है एक ही वक्त में एडिट कर सकता है। इसके कारण क्या होगा, डेटा में इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी, है ना। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटोकॉल अवेलेबल होता है टू मैनेज कंकरेंसी कंट्रोल। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, डेटा सिक्योरिटी इज कंसर्न्ड बिकॉज इट इज हैंडल्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम एंड देयर इज नो सिक्योरिटी अवेलेबल फॉर हायरार्किकल डेटा। अब फाइल सिस्टम में जो डेटा जनरली स्टोर किया हुआ रहता है, आप अपने कंप्यूटर में भी देखेंगे, वो किस फॉर्म में रहता है, वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के रूप में रहता है। और फाइल सिस्टम को कौन हैंडल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इस तरह के डेटा को हैंडल करने का या इस तरह के डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का कोई ऑप्शन नहीं रहता है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, रोल बेस्ड सिक्योरिटी इज अवेलेबल। अब रोल बेस्ड सिक्योरिटी क्या हुआ, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि हर यूजर हर टाइप के डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। हर हर स्पेसिफिक यूजर का एक स्पेसिफिक डेटा ही मतलब वो फेच कर सकता है। जैसे कि यदि कॉलेज का डेटाबेस है, उसमें स्टूडेंट जो है वो मैनेजमेंट का डेटा या फिर टीचर के डेटा को नहीं देख सकता है, क्योंकि उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि डेटा रिडंडेंसी भी होता है, मतलब एक ही डेटा को हम चाहें तो दो अलग अलग फाइल का नाम दे करके उसमें रख सकते हैं। क्योंकि इस डीबीएमएस के केस में क्या होता है, इसमें बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स अवेलेबल होते हैं। कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है रुकावट, जो कि क्या करता है कि इसको प्रिवेंट करता है, मतलब रिडंडेंसी को प्रिवेंट करता है। वही यहाँ पे लिखा गया है कि लॉट ऑफ कंस्ट्रेंट्स अवेलेबल विच प्रिवेंट द डेटा रिडंडेंसी। ठीक है। अब जो फाइल सिस्टम है उसको हम सर्वर बेस्ड डेटा को मैनेज करने के लिए यूज नहीं कर सकते। तो डेटा सर्वर बेस्ड डेटाबेस पे रखा हुआ है, उसको मैनेज करने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है, उसको मैनेज करने के लिए हमें डीबीएमएस का यूज करना पड़ता है। ठीक है। अब चूंकि डाटाबेस में अलग अलग तरह के यूजर पाए जाते हैं कि भैया इस यूजर का ये काम है, एडमिनिस्ट्रेटर का ये काम है, जो फेच करेगा उसका ये काम है, जो उसको रन करेगा, जो टेस्ट करेगा उसका अलग अलग काम है। इसी तरीके से हमने डेटाबेस यूजर को बहुत तरीके से डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। तो ब्रॉडली डिवाइड किया गया है, एक होता है फ्रंट यूजर और एक होता है बैक यूजर, है ना। फ्रंट यूजर में कौन कौन से आ गया, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस एंड यूजर, फिर उसका पार्ट हो गया जाएगा डेट कैजुअल एंड यूजर, नेटिव या पैरामेट्रिक एंड यूजर या एप्लीकेशन प्रोग्रामर। ठीक है। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है। इट मैनेज द होल डेटाबेस सिस्टम। इसी का काम होता है डेटाबेस सिस्टम को पूर्ण रूप से मैनेज करना, कि भैया किसको दिया जाएगा एक्सेस डेटाबेस को यूज करने का, किसको नहीं दिया जाएगा, है ना। दैट इज इट प्रोवाइड परमिशन टू यूज द डेटाबेस एंड आल्सो मॉनिटर द यूज ऑफ डेटाबेस। परमिशन दे भी दिया तो वो कौन से डेटा को वो आदमी देख सकता है और कौन से डेटा को नहीं देख सकता है, ये भी मतलब इसको भी प्रिवेंट करने का काम किसका रहता है, एडमिनिस्ट्रेटर का। दूसरा पॉइंट क्या है, कैन डिफाइन एंड इन्फोर्स स्टैंडर्ड्स अमॉन्ग डेटाबेस यूजर, दैट इज इट प्रोवाइड कम्युनिकेशन एंड कॉर्पोरेशन अमॉन्ग यूजर। अब ये एक सर्टेन स्टैंडर्ड तय कर सकता है डेटाबेस यूजर के लिए कि भैया इस यूजर को क्या चीज देखना है और ये यूजर क्या क्या चीज उस डेटाबेस पे कर सकता है ना। तो जो स्पेसिफिक चीजें उसको दी गई है उसके अलावा वो उन चीजों को नहीं कर सकता है। अब दूसरा क्या होता है, डेटाबेस एंड यूजर। पहला हमने पढ़ लिया डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, अब दूसरा होता है डेटाबेस एंड यूजर। अब एंड यूजर हम कैसे किसको कहते हैं, एंड यूजर उसको कहते हैं दोज पीपल हु जॉब इज टू एक्सेस द डेटाबेस फॉर क्वेरिंग, अपडेटिंग एंड जनरेटिंग द रिपोर्ट्स। मतलब जो पीपल जिसका काम होता है कि भैया डेटाबेस से डेटा को क्वेरी करना, फिर उसमें जो चेंजेस चाहिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको अपडेट करना और फिर रिपोर्ट जनरेट करना, इस यूजर को ही हम क्या कहते हैं, एंड यूजर। ठीक है।
अब ये यूजर ना ट्रांजेक्शन या ऑपरेशन को जो परफॉर्म्ड होना है उस पे वो उससे उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ भाई ट्रांजेक्शन कैसे होगा, उसकी प्रॉपर्टीज फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है, ये उसका काम नहीं है। इसका काम सिर्फ है कि क्वेरी करना, देखना क्या क्या जरूरत है, उसको अपडेट करना, यदि नया स्ट्रक्चर ऐड करना है ऐड करना, और फिर रिपोर्ट जनरेट कर दे। ठीक है। अब एंड यूजर में भी बहुत सारे प्रकार के पाए जाते हैं। एक होता है कैजुअल एंड यूजर। कैजुअल एंड यूजर क्या होता है? ये डज नॉट एक्सेस डेटाबेस एट अ रेगुलर बेसिस। जैसे किसी कंपनी का मैनेजर वो रेगुलर बेसिस पे डेटा को अपडेट नहीं करता है। वो क्या करता है, किसी खास समय पे गया और अपना देख लिया कि हाँ भाई सब कुछ ठीक ठाक है, और बस उतना ही काम रहता है। उसके बाद वो अलग काम करता है। क्योंकि जो पैरामेट्रिक यूजर होता है उसका मेन क्या क्या होता है, दे एक्सेस द डेटाबेस एट अ रेगुलर बेसिस फॉर क्वेरिंग एंड अपडेटिंग थ्रू कैन ट्रांजैक्शन। इसको याद रखिएगा, क्या है? कैंड ट्रांजैक्शन। ठीक है ना। अब ये कैन ट्रांजेक्शन क्या होता है? ये स्पेशल टाइप का क्वेरी एंड अपडेट होता है। इसको फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है पैरामेट्रिक यूजर के द्वारा, ताकि ये समय समय पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटाबेस को अपडेट कर सके। फिर से सुनिए, कैन ट्रांजेक्शन क्या होता है? स्पेशल टाइप का क्वेरी एंड अपडेट्स होता है जिसको नेटिव यूजर यूज करते हैं ताकि वो समय पर अपने डेटाबेस में जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको चेंज कर सके, या तो ऐड कर सके या डिलीट कर सके, या जो भी है वो कर सके, है ना। और तीसरा यूजर क्या होगा? तीसरा यूजर होता है फ्रंट यूजर में एप्लीकेशन प्रोग्रामर। इसका काम क्या होता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्टिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द कैन ट्रांजेक्शन। अब जो कैन ट्रांजेक्शन के द्वारा जो आपका जो डेटा पे कुछ काम हो रहा है, काम होने के बाद उसको टेस्ट कौन करता है? काम होने के बाद कि भैया ये सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके बाद डेटाबेस उसको कौन टेस्ट करता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामर। ठीक है। अब बैक यूजर में कौन कौन से आ गए? बैक यूजर में हो गया आपका पैकेज डेवलपर। पैकेज डेवलपर क्या हो गया? पर्सन हु डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट पैकेज टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ डेटाबेस सिस्टम, है ना। जैसे सॉफ्टवेयर का जो अपडेशन वाला पैकेज आता है ना। तो उसी तरीके से क्या हुआ कि डेटाबेस में क्या हुआ कि डेटाबेस में जब एक समय के बाद अब उसको चेंज करने की आवश्यकता है, तो वो डिजाइन करता है पैकेज, फिर उसको इम्प्लीमेंट करता है उस डेटाबेस में, ताकि उसका जो परफॉर्मेंस है जल्दी क्वेरी हो सके, चाहे जो ग्लिच आ रहा है उसको क्या कर सके, उसको सुलझा सके। ठीक है। और दूसरा हो गया मेंटेनेंस पर्सनल। तो वो सारे पर्सनल इसमें आ जाते हैं जो भी चाहे वो हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर, उसको मेंटेनेंस करने का काम कर। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।